मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसकी कामयाबी ने हिंदुस्तान में ऐसा शोर मचाया कि हिंदुस्तान ने उसे ब्रांड मशीन का नाम दे दिया है। उन्होंने ना केवल एफएमसीजी बल्कि आयुर्वेदा के क्षेत्र में ऐसा तहलका मचाया कि हर कोई उन्हें अपना आइडल मानने लगा है। तो मेरी मुराद डॉक्टर संजीव जुनेजा जी से है। जुनेजा जी, स्वागत है सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू फॉर द काइंड प्रेज सर। थैंक यू। तो जुनेजा जी, कामयाबी तो आपकी सभी को दिख रही है। उस कामयाबी के पीछे जो संघर्ष रहा आपका, तो उसकी कहानी हम आपके मुंह से ही हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपके संघर्ष की कहानी आपकी जुबानी। तो कैसा संघर्ष रहा आपका आपकी कामयाबी हासिल करने में? हाँ, देखिए सर, जब भी आप किसी गोल को अचीव करते हैं तो उसके पीछे एक जर्नी है, वो एक यात्रा है। और किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कई बार जब आप जर्नी के पहले डोट से आखिरी डोट तक चल जाते हैं तो वो उस दौरान जो आपकी लर्निंग होती है वो आपको ज़्यादा पुख्ता बनाती है और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। और जहाँ तक संघर्ष की कहानी है, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि ज़िंदगी में कोई बार कुछ गलतियाँ भी की, बट वो गलतियाँ क्योंकि इनिशियल हो गई, छोटे लेवल पे गलतियाँ हो गई, तो बाद में वो गलतियाँ दोबारा ना की गई तो धीरे धीरे एक दास्तान बनती गई। 2003 में संजीव फार्मास्यूटिकल्स अम्बाला में, वहाँ से ये काम शुरू किया। तो हमारे जो सबसे पहले प्रोडक्ट्स थे वो थे राजसी, कैप्सूल मोर पावर, सुकाया, मधु कवच। बट उनको बेचने का जो प्रोडक्ट बना तो लिए, उन्हें बेचने का जो तरीका जो है वो मार्केटिंग का तरीका हमें नहीं आता था। प्रोडक्ट बनाना अच्छी तरह से आता था क्योंकि घर में माहौल था। मेरे पिताजी जीएमएस डॉक्टर थे, तो घर में मेडिसिन लाना, मेडिसिन को खुद उसको जो उसके बनने के प्रोसीजर को देखना और उसमें सहायता करनी, हेल्प करनी। पर उसको जब मार्केट करने के लिए बाज़ार में गए तो बाज़ार ने बड़ा सिखाया। बेसिकली बाज़ार ने सिखाया, ट्रेड आपको बताता है कि ट्रेड को क्या चाहिए, कंज्यूमर आपको बताता है कंज्यूमर को क्या चाहिए। तो ये बैलेंस आपने करना है, ये बीच की कि कंज्यूमर को वो मिले जो कंज्यूमर चाहता है, ट्रेड को वो मिले जो ट्रेड चाहता है, और हर उस कंज्यूमर तक वो सूचना पहुंचे, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो जिसकी उसे तलाश है। तो इन सब का मिला जुला संगम है। तो सर, 2000 रुपए से 10,000 करोड़ रुपए की एम्पायर खड़ी करना, और साथ में इसके पीछे जो किस्मत होती है, लक होता है, आप उसको क्या मानते हैं कि उसका कितना साथ रहा आपके साथ? किस्मत जो है वो एक बड़ा रोल है कि देखिए ज़िंदगी में अगर मैं देखूं कितने ही लोग हैं जिनके पास, जो बहुत स्किलफुल हैं, जो बहुत हार्ड वर्कर हैं, जो बहुत स्मार्ट वर्कर हैं। किस्मत जो है वो आपको अगर सही समय पे साथ ना दे तो कितनी स्टोरीज हैं जो बनने से रह जाती हैं, और किस्मत सही समय पे साथ दे तो कितनी स्टोरीज हैं जो बन जाती हैं। तो कितने परसेंट मानते हैं अपनी कामयाबी के पीछे किस्मत को? ऐसे कोई सर्टेन परसेंट नहीं, बट किस्मत का जो लक का कंट्रीब्यूशन है कंसिडरेबल है। आपने एक बहुत बड़ा धमाका किया था सन 2015 में। केश किंग नाम का आपका प्रोडक्ट था, और हिंदुस्तान की या कहूँ एशिया की एफएमसीजी की दूसरी सबसे बड़ी डील आपने की। तो वो डील कैसे हुई, कैसे आपने प्लान किया, कैसे उसे अचीव किया, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं। ये एक टीम वर्क है। देखिए, आपके ब्रेन में कुछ हो सकता है, बट उस ब्रेन को, उस तस्वीर को कागज़ पे उतारने के लिए बहुत स्किल चाहिए। वो सारे स्किल आप में नहीं हो सकते। तो मैं फॉर्चुनेट रहा कि जो मेरे मन में था, जो मुझे समझ में आ रहा था कि ये चीज़ इस तरह से आगे पहुंचाई जाए, तो वो पूरा एक टीम, पूरा ट्रेड, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने सब ने उस चीज़ को समझा और बड़े जुझारूपन से उसका साथ दिया। तो मुझे लगता है कि ये किसी एक इंडिविजुअल की सक्सेस नहीं, ये एक टीम की सक्सेस है। पर देखिए, सेहरा किसी एक के बनता है, तो हम अगेन द लकीएस्ट वन। तो स्वदेशी को, भारत को भी आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लेके गए हैं। आप आयुर्वेदा की फील्ड में आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुकाम हासिल किया है,
तो उसके पीछे आप किसको आइडल मानते हैं? क्योंकि अभी तो आप बहुत सारे युवाओं के आइडल बन चुके हैं, लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। आप किस जैसा बने, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। दुर्गेश जी, मैं किसी के जैसा नहीं बनना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरा एपेटाइट क्या है। वो चीज़ जो मुझे कंटेंट करे और जिसमें मेरे अराउंड जो सराउंड जो लोग हैं, मेरे आसपास जानने वाले सब लोग, उनको भी कुछ अच्छा मिले। तो मैं वही बताऊं आपको कि देखिए, मुझे लगता है कि मैं फिर अगेन एक पोइट्री के स्टाइल में आपको बताऊंगा कि मंजिल नहीं सफ़र मांगता हूँ, बस नो डेस्टिनेशन। मंजिल नहीं सफ़र मांगता हूँ, बस उस राह अच्छे हम सफ़र मांगता हूँ। तो इतनी सी बात। तो आपको अच्छे हमसफ़र भी मिले हैं, अच्छे माँ बाप भी मिले हैं, आपके पिताजी का भी अम्बाला में बहुत बड़ा नाम रहा है। तो आपकी शख्सियत को डेवलप करने में उन लोगों का क्या योगदान रहा? देखिए, आपका जो प्रथम पाठशाला है वो आपका परिवार है। तो मुझे लगता है कि अगर आप में वो नज़र है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चा मान लीजिए इंग्लैंड में है तो अंग्रेज़ी सीखेगा, अगर बच्चा कर्नाटका में तो कन्नड़ सीखेगा, अगर आप मान लीजिए आप इधर नॉर्दर्न पार्ट में तो वो हिंदी सीख जाते हैं। तो ये कैसे सीखे? आपको कोई सिखाने नहीं आया, आपने ऑब्ज़र्व किया। तो मुझे लगता है कि आप क्या ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं वो आपकी एक अपनी निजी चॉइस है। और मैं जैसा मैंने पहले कहा कि परिवार जो है वो आपकी प्रथम पाठशाला है। तो हमारी फैमिली में जो संस्कार दिए गए, जो चीज़ें बताई गई, उसमें यही था कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो। आप उसमें किसी के फल की चिंता मत करो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर आप ईमानदारी से अपना 100% देते हैं, तो जो मिल रहा है उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करो और ज़्यादा की कामना मत करो। और मैं बड़ी ऑनेस्टली बताता हूँ, ये कोई किताबी बात नहीं है। शायद मैंने आप यहाँ तक पहुँचने की तो बात छोड़िए, मेरे तो ख्वाब बड़े छोटे थे और मेरा रहने का जो तौर तरीका है वो भी साधारण ही था और आज भी साधारण ही है। आज भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसी, जब आप लोग बोलते हैं तो मुझे लगता है कई बार कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसा अचीव किया है। अदरवाइज़ अपने आप में कभी ऐसा नहीं लगता। और परिवार का बड़ा रोल रहा है और अपने दोस्तों का, आसपास जानने वाले लोगों का रोल रहा है, स्पिरिचुअलिटी का रोल रहा है। धीरे धीरे जर्नी में अब जैसे कुछ पॉडकास्ट आते हैं, यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स आते हैं, उनको सुनते हैं, उससे भी आप मोटिवेट होते हैं, आप अपने आप को जान पाते हैं। देखिए, किसी और की तरह मत बने, आप अपना एक बेहतर, अब खुद में एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर व्यापारी बने, एक बेहतर परिवार के सदस्य बने, एक नागरिक बने। तो दर्शकों, समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। रवि डीएनए डायग्नोस्टिक एंड आईएसओ सर्टिफाइड रिसर्च सेंटर। अब विश्वसनीय लैब में कराएं आधुनिक मशीनों से सभी जांचें। हमारे यहाँ उपलब्ध है कोरोना समेत सभी तरह की जांचों की सुविधा। अपनी रिपोर्ट के लिए अब आपको घंटों नहीं करना पड़ेगा इंतजार। बस एक कॉल करें और घर पर ही कराएं अपनी सभी जांचें। देखिए, एक्यूरेसी की बात की जाए तो हम मॉर्निंग में जैसे ही सारी मशीन स्टार्ट करते हैं तो पहले जो है पर पैरामीटर्स के कंट्रोल्स रन किए जाते हैं और कंट्रोल्स लगाने के बाद अगर किसी पैरामीटर में कोई वेरिएशन आता है तो पहले उस पैरामीटर को कैलिब्रेट किया जाता है और उसके बाद ही किसी पेशेंट का सैंपल रन किया जाता है और फिर डॉक्टर की कंफर्मेशन के बाद में ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं। साथ ही पाए जांच रिपोर्ट सबसे कम दामों पर। रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों से निःशुल्क परामर्श। हमारा पता है रवि डीएनए डायग्नोस्टिक एंड आईएसओ सर्टिफाइड रिसर्च सेंटर, एयरपोर्ट रोड, भोपाल। हमारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अभी कॉल करें 0755 4915 865। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डॉक्टर संजीव जनेजा जी से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब,
अभी जब हम फील्ड में जाते हैं तो आपकी तुलना एक ऐसी शख्सियत से हो रही है कि आपको नॉर्थ इंडिया का धीरू भाई अंबानी भी कहा जाने लगा है। आपके साथ जो जुड़े लोग हैं वो भी आपकी कामयाबी पर बहुत बहुत मान महसूस करते हैं। और आपको कैसा महसूस होता है जब आपकी तुलना एक ऐसी शख्सियत से होती है? नहीं दुर्गेश जी, ये मतलब ये बड़े भारी अल्फाज हैं। तुलना, मुझे लगता है कि देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ये तुलना का कॉन्सेप्ट ही गलत मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि हर जो शख्सियत अपने आप में एक अलग शख्सियत है, और सिर्फ एक छोटा सा आपने अगर मान लीजिए एक आपने वेल्थ या धन संपदा आपने अर्जित की है, उसके बेसिस पे आपको किसी से तुलना की जाए, तो मेरा बिलीव नहीं है। तो वेल्थ तो अर्जित आपने की ही है, साथ में जितने भी लोग आपके साथ जुड़े थे उनको भी आपने हाथ पकड़कर कामयाबी की तरफ लेके गए हैं। तो इस वजह से, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि जो 7 लोग जुड़े हुए हैं, जब तक हम उनको कामयाब नहीं करते तो हम कामयाब नहीं हैं। इसे कैसे देखते हैं? हाँ, नहीं देखिए, मुझे लगता है कि आपके सराउंड जो भाग रहा है, अगर आप उसका हाथ पकड़ लेंगे तो आप भी भागने लगेंगे। तो ये जो चुनाव आपका है, और देखिए, मैंने किसी को नहीं चुना, जिन्होंने मुझे चुना, और ये उनका चुनाव है, ये भी क्रेडिट उन्हें जाता है। तो जुनेजा जी, बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि परिवार के साथ जो संतुलन है वो बनाने में आदमी अक्सर फेल हो जाता है। तो आप पारिवारिक तौर पर भी कामयाब रहे हैं, आप यही देखने को आता है कि परिवार को भी समय देते हैं और बिजनेस में भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे मैनेज किया आपने? हाँ, नहीं, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है दुर्गेश जी, कि देखिए, मुझे लगता है कि ये आपका चुनाव है। ये आप किसे, जब आप अपनी प्रायोरिटाइज लिस्ट बनाते हैं तो आप किसे प्रायोरिटी देते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आप अपना वेल्थ पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, कि मेरे वेल्थ पोर्टफोलियो में एक सर्टेन इक्विटी, एक सर्टेन प्रोपोर्शन जो है वो डेट का है, एक सर्टेन प्रोपोर्शन जो है प्रॉपर्टी का है या लिक्विड का है, और इस तरह से जैसे आप अपना वेल्थ पोर्टफोलियो को वेट देते हैं सर्टेन रेशियो में, उसी तरह आप अपने समय को भी उसी तरह एक सर्टेन वेट दें, कि अगर दिन के मैं 18 घंटे या 17 घंटे में अवेलेबल हूँ, तो उसमें कितना टाइम मेरे लिए है, कितना टाइम मेरे फैमिली के लिए है, कितना टाइम मेरे फ्रेंड्स के लिए है, कितना टाइम मेरे अपने बिजनेस के लिए है, और कितना टाइम जो है इसके अलावा मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने आसपास के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। तो लार्जली अगर आप ये मन में ये मान के चलें, तो मुझे लगता है कि फिर आप गलती नहीं करेंगे। तो आपने फ्रेंड्स का जिक्र किया। अक्सर जब कोई इंसान कामयाबी हासिल करता है तो उसके जो मित्र हैं वो उससे दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो आपके मित्र क्या अब भी आपके साथ हैं या? हाँ, नहीं, ये दोनों तरफा है जी। देखिए, कि जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस करते हैं, तो कुछ लोग जो आपके दोस्त नहीं हैं वो दोस्त बनने की कोशिश करना शुरू होते हैं, और कुछ लोग जो आपके दोस्त थे वो आउट ऑफ सर्टेन फैक्टर वो शायद आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये रेखा बड़ी होगी और हमारी रेखा छोटी हो गई है। तो दोस्त कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि जब इंसान सक्सेस हासिल करता है, एक वीआईपी पर्सनैलिटी बन जाता है, तो उसके जो आम मित्र होते हैं वो अक्सर अपने आप को पीछे धकेल लेते हैं, हाशिए पे ले जाते हैं। तो उनके साथ आपके कैसे संबंध रहे? हाँ, देखिए, दोस्ती को पहली बात तो ये मैनेज नहीं करना पड़ता। जो दोस्त हैं वो दोस्त वही है जो हर स्थिति में आपके साथ है। पर यह है कि जो सोशल कनेक्ट है आपका, जो सोशल सर्कल है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, अगर मैं बात कहूँ आपको, तो सोशल सर्कल को मैनेज करने के लिए मुझे लगता है कि देखिए, ये हर एक की जिम्मेवारी भी है कि आप सुख दुख में हर एक के साथ सुख दुख में साथ खड़े हों। सुख में तो नहीं पहुंच सकते, तो आप दुख की घड़ी में ज़रूर जाएं, और आपने किसी को जवाब नहीं देना, आपने खुद को जवाब देना है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है ना, सदामा और कृष्णा जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो सुदामा होते हैं वो अपने आप को पीछे धकेलने शुरू करते हैं। तो कैसे कृष्ण वाले रोल में आते हैं आप? तो मुझे लगता है कि ये एक व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि वो सामने वाले को कैसा महसूस कराता है। मैं आपका कोई भी और कॉम्प्लीमेंट तो स्वीकार नहीं करूँगा, बट एक कॉम्प्लीमेंट मैं एक खुद के लिए स्वीकार करूँगा कि मुझे लगता है कि मेरे आसपास जो लोग हैं,
कभी भी किसी को ये नहीं लगा कि मैं इनसे छोटा हूँ, क्योंकि मैं हर एक से हमेशा सीखता हूँ, उन्हें देखता हूँ, चाहे वो मेरे ऑफिस में मेरे पियन हैं, मेरे हेल्पर हैं, मेरा डोमेस्टिक स्टाफ है, जैसे कोई मेरे गार्ड है, सिक्योरिटी है, ड्राइवर है, वो सब भी मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। तो बाकी दोस्तों को कैसे ना लगेगा कि हम उनके दोस्त हैं। जी। तो जलेजा जी, दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने 2000 रुपये से संघर्ष शुरू किया, कामयाबी का रास्ता शुरू किया, और कैसे तय किया कि वैसे तो आपने हमें बताया, हमें लोगों से भी पता चला कि आपने डोर टू डोर मार्केटिंग भी की है, और आज के दौर में ये करना सबसे कठिन है कि एक कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको कैसे मैनेज किया आपको? आप क्या घर से सपोर्ट मिली, दोस्तों से सपोर्ट मिली, कैसा रहा ये? तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो लोगों को आप लोग क्या कहेंगे, ये मुझे लगता है कि अगर आप इस सवाल के जवाब में खुद को बिजी कर लेंगे ना, तो फिर यात्रा ना हो पाएगी। तो मुझे ये लगता है कि पहली बात तो ये कि मैंने पहले भी कहा कि आपने खुद को जवाब देना है, और आपने इतना योग्य बनना है कि आप खुद को जवाब देने के लायक हो। तो पहले तो आप खुद को ये ग्रूम करें, और हाँ, सुने, क्यों ना सुने, आप प्रशंसा चाहे ना सुने, बट आप लोग वो कहते हैं निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन सावन निर्मल करे सुआए। तो देखिए, मुझे लगता है कि आपके बारे में जो बातें कही जा रही है उसको थोड़ा सुने और देखें उसमें कितना सच है। सच है तो आप अपने में वो कमी को दूर करें, और बड़ी पॉजिटिविटी से, बड़ी सकारात्मकता से आप उस निंदा को लें। निंदा को सुनना भी जरूरी है, बट अनटिल अनलेस वो आपको नेगेटिविटी की ओर ना लेके जाए। तो जनेजा जी, आपने देश को बड़े बड़े ब्रांड दिए, और देश ने आपको ही एक ब्रांड बना दिया है। अगर मैं बात करूं, केश किंग, डॉक्टर ऑर्थो, सच्ची सहेली, पेट सफा, ना जाने कितने ऐसे ब्रांड हैं जो आपने भारत के लोगों को दिए। अभी आपके फ्यूचर प्लान क्या है? आप क्या स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं? आईपीओ ला रहे हैं? क्या है आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट? देखिए, मैं दुर्गेश जी, मैं बहुत लंबा नहीं सोचता। ऐसा नहीं कि मैं लार्जली एक प्लान तो होता है आपका, बट मुझे लगता है कि आज का जो आपके अगले 10 दिन के काम है वो आप ईमानदारी से करें। अगले 10 दिन के काम है जो ईमानदारी से करें। पहला तो जो मेरा लाइफ का जो मेरा सोचने का तरीका है वो ये है। हाँ, जो दूसरा, आपको एक लार्जर गोल जो ज़िंदगी में रखना है, जैसे आपने कहा कि क्या मुझे आईपीओ लाना है, क्या मुझे किसी और कैटेगरी में जाना है, उसके ऊपर अगर देखिए, आईपीओ लाना जो है, अगर आपके पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छे आपके पास बैलेंस शीट्स आपकी ऐसी हैं कि आपको लगता है कि मैं आईपीओ ला सकता हूँ, तो ऐसी कई वजह हैं, और ऐसे कई हमारे ऐसे सज्जन मित्र हैं जो हमें अप्रोच करते हैं, हमें बताते हैं कि आईपीओ लाने से हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। पर मुझे लगता है कि हमारे आईपीओ लाने से अगर तो देखिए, वी आर ए फंड रिच कंपनी। आज लोगों से पैसा इकट्ठा करके, या तो मेरे पास कोई ऐसा कंक्रीट प्लान हो कि उस फंड को हमने यहाँ एलोकेट करके जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको हम बेनिफिटेड करेंगे। जब तक कोई ऐसा कंक्रीट रास्ता हमें नज़र नहीं आता, तब तक इसको अभी हम लोग बहुत सिंसेरिटी से नहीं ले रहे। हाँ, पर वक्त आने पे लाया जा सकता है। अभी हमें कोई ऐसा फंड्स का एलोकेशन बड़ा समझ नहीं आ रहा। तो आपने आयुर्वेदा के क्षेत्र को क्यों चुना? ये भी जनता जानना चाहती है, क्योंकि मोदी साहब भी कह रहे हैं कि आने वाला समय आयुर्वेद का युग है। तो क्या कितना सहमत है आप उनसे? तो एक्चुअली दुर्गेश जी, हमने आयुर्वेदा को नहीं, आयुर्वेदा ने हमें चुना। मैंने आपको बताया, मेरे फादर जीएमएस डॉक्टर थे। तो घर में जो हमारा घर का माहौल ही आयुर्वेदिक था। हमारे घर में चाय भी आयुर्वेदिक बनती थी। तो आयुर्वेदा में क्या कि फिर आपके घर में वैसी बातें होती हैं, आपके घर में वैसी चीज़ें कही जाती हैं। तो जब आयुर्वेदा के घर में कभी भी चर्चा हो तो किताबों की बात होती थी, भव प्रकाश निघंटू की, चरक संहिता की, और किताबों की बात होती थी कि किस तरह से जो ये हिडन साइंस है और इसमें क्या क्या मिरेकल्स हैं अगर इसको पूरी ईमानदारी से और पूरी विधि से बनाया जाए। तो आयुर्वेदा का बाजार आप देखिए, अब कोई इसमें शक की बात नहीं कि कितना बड़ा बाजार हो रहा है, और अपकमिंग मार्केट है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो ये विद्या
जो डिमिनिश हो रही है और अभी थोड़ा सा पॉलिश होना शुरू हुआ, उस पर वो लेयर उतरनी शुरू हुई है, बट ये तो इट्स नंबर 1 पैथी। नंबर 1 पैथी। अमेरिका, यूरोप की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ने अब आयुर्वेद को पेटेंट कराना शुरू कर दिया है। तो कई फार्मूले ऐसे होंगे, अब हमें उनके माध्यम से जो हमारी पद्धति है उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस कंपटीशन को कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि देखिए हर्ब्स की जो क्वालिटीज हैं वो सबसे पहले हजारों साल पहले हमारी किताबों में लिखी हुई है, हम ओन करते हैं उसको। उसके बावजूद आज उसके पेटेंट जो हैं वो आपके वेस्टर्न कंट्रीज में हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट देखिए जब जागो तब सवेरा। अब इस दिशा में बड़े काम हो रहे हैं और हमारी कंपनी में, हालांकि हम लोग पेटेंट्स में बहुत एक्टिव नहीं है, बट जो हमसे इस दिशा में आगे आने वाले टाइम में कंट्रीब्यूट होगा वो हम डेफिनेट करेंगे। तो अमूमन जनेजा जी, जो बिजनेसमैन होता है ना, थोड़ा हार्ड होता है, ऐसा लगता है कि उसका दिल लोहे का है। पर जब आपकी शख्सियत के बारे में जानते हैं तो आप एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, कोविड में आपने लंगर भी लगा के रखा और एम्बुलेंस वगैरह भी आप अक्सर जो है धर्म कर्म के काम में भी लगे रहते हैं। और आपको चेहरे से देख के भी ऐसा ही फील होता है कि जैसे कोई बिजनेसमैन ना हो के एक मॉडल हो। तो कैसे मेंटेन करते हैं अपने आप को और अपनी शख्सियत को कैसे मेंटेन करते हैं? हाँ जी, ये जो अमूमन बिजनेसमैन जो है वो हार्ड होते हैं, ये सब ये 1970 की फिल्मों का दोष है, जिन्होंने बिजनेसमैन को ऐसा पोर्ट्रे किया कि भैया ये तो किसी का कत्ल करके आएंगे। और ऐसा नहीं है। देखिए मुझे लगता है बिजनेस जो है ये एक बहुत अच्छा जोन है। इसमें मुझे लगता है कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन है। अपने किस डोमेन में जाना है और उस डोमेन को आपने आगे कैसे लेके जाना है, वो आपके फ्रेमवर्क्स हैं। और ज़माना बदल रहा है। अब मैं तो फिर भी आपके सामने, अभी मुझे लगता है कि हम तो फिर भी एक पिछली जनरेशन के हो गए। आज के जनरेशन के जो एंटरप्रेन्योर्स को आप देखिए, वो तो निक्कर टी शर्ट में निकलते हैं और उसी में वो किसी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। और दूसरी बात रही कि मैंने आपको पहले कहा कि ये आप डिसाइड करते हैं आपकी प्रायोरिटी क्या है। और मैंने आपको बात की कि मैंने तो अपनी लाइफ में इस प्रिंसिपल को अपनाया है और उसी वजह से आज चाहे हमारा, जैसे हमारा एक IKJ केयर फाउंडेशन है, उसमें काम करने की बात हो, सोसाइटी के टुवर्ड्स कोई और किसी काम में रुचि लेने की और आगे बढ़ने की बात हो, आपने से जुड़े लोगों का अपने आसपास सराउंडिंग सोसाइटी में कुछ आपके करने की बात हो, तो अगर आप उसमें आनंद लेते हैं तो आप डेफिनेटली उसमें आगे जाते हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि जनेजा साहब में एक खूबी और है। अपने बिजी शेड्यूल से ये शायरी के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं और कविताएं भी लिखते हैं। तो मैं जनेजा साहब से अनुरोध करूंगा कि 1-2 शायरी हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। अब उतना वक्त तो नहीं निकल पाता, जैसे पहले तो क्या था कि खूब वक्त होता था। तो मैं ये कहता हूँ कि कभी भी ना आपके पास जब भी टाइम हो तो उस टाइम को यूटिलाइज करें। तो आज भी जब मैं कई बार डायरी में लिखा करता था मैं, तो कभी पुरानी डायरी में देखते हैं और वो कुछ शायरी, कुछ कविताएं देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पर जो मैं पहले अपनी कोई कविता तो नहीं, मैं पहले आपके एक ऐसी कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ। मुझे ये तो किसी गुमनाम कवि हैं, मुझे नहीं ध्यान किन्होंने लिखी हैं, बट मुझे बड़ी खूबसूरत लगती हैं। कि दो मैं आपको बताऊंगा। पहली तो ये कि खुद पे इतना भरोसा रखें कि जैसे मैं सुना करता था पहले कि हमने जब भी पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, हमने जब भी पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, हम चुनौती बन गए आसमानों के लिए। तो एक गजब का हौसला हो। और दूसरी बात है कि जैसे रहा स्किल, ज़रूरी नहीं कि मुझे लगता है कि बड़े मुकाम छोटी काबिलियत से भी हासिल किए जाते हैं और बड़े बिजनेस छोटी गलतियों से ख़त्म होते हैं और बड़े बिजनेस बाद में आप उसमें मैक्रो चेंजेस कीजिए, पर छोटी गलतियां इनिशियल जो है वो ना करें। तो दूसरे मैं यहाँ पे आपको मैं ये एक 4 लाइनें और आपको सुनाना चाहता हूँ कि वो पा ही लेते हैं, ये जो आज के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कनेक्ट करें कि वो पा ही लेते हैं अपने ख्वाबों की मंजिल, वो पा ही लेते हैं अपने ख्वाबों की मंजिल जिनके इरादों में जान होती है। वो पा ही लेते हैं अपने ख्वाबों की मंजिल
जिनके इरादों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से भी उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है, और यही उड़ान लोगों ने आपके हौसलों में देखी, और उसी हौसलों से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, पंजाब की खासकर बात करूं तो युवा बाहर का रुख कर रहे हैं, और आपको देखकर ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान कि शायद उनका अच्छे तरह से उनको जानकारी या उनको शिक्षा नहीं दी जाती कि वो विदेशी धरती पर जाकर काम करना चाहते हैं और खुद की धरती छोड़कर। तो ये ना बिलीफ सिस्टम है सर। मुझे लगता है कि आप ना एक पूर्व ग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं। आप जैसा आपने सुना वैसी चीजें आप पहले से मान के चलते हैं। जब आप पहले से कुछ मान के चले तो आज की बात, अगर आज का तरीका देखिए तो आज तो FI सारा इधर आ रहा है। आज तो जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में है वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी कंट्री में जाएं तो आप हमारे देश में, हमारे भारत में जो हैं वो ज़्यादा मौके हैं। ये ज़्यादा बड़ा बाजार है। आप जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में और जिस कल्चर में पले बड़े हैं उस कल्चर के लोगों को अपना कम्युनिकेशन ज़्यादा आसानी से हो पाएगा, अपनी बात आसानी से कह पाएंगे, उनकी बात आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि हमारे देश का जो टैलेंट है, हमारे देश का जो स्किल है उसी देश में रहना चाहिए। तो आखिरी सवाल, फाइनल, आप उनको क्या बताएंगे युवाओं को कि किस पथ पर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आपका रास्ता तो एक ही होना चाहिए। रास्ता होना चाहिए आपका सबसे पहला, मैंने कई बार ये बात दोहराता हूँ कि आप जब खुद से बात करें तो आपको खुद पे शर्म ना आए, कि आप अपने प्रति जवाबदेह हों और आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, honesty is a larger thing. Honesty is not about this only financial matters. Honesty is a very larger element. तो पूरी ईमानदारी से आप अपने बिजनेस के लिए आप सबसे पहले, क्योंकि बिजनेस की बात हो रही है तो मैं सिर्फ बिजनेस की बात करूंगा अभी, कि वो कोई भी कार्य जो वो आप जिसमें भी आप मशरूफ़ हैं, जिसमें भी आपकी रोजी रोटी जहाँ से चलती है, जो आपका व्यापार है या नौकरी है, तो आप उसके प्रति पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से उससे के साथ जस्टिस करें तो रास्ते अपने आप बनेंगे। देखिए, आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने एक डॉट से दूसरा डॉट मिलाना है, दूसरे डॉट से तीसरा डॉट मिलाना है, तीसरे डॉट से चौथा डॉट मिलाना है। तस्वीर की परवाह मत कीजिए, तस्वीर खूबसूरत बनेगी, डॉट ठीक मिलाइए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजीव जनेजा जी, जिनका कहना है कि मेहनत करें, लगन करें, ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी केवल फाइनेंशियल मैटर में नहीं है, तो अगर कोई भी काम करना है, जीवन में भी ईमानदारी होनी चाहिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो संजीव जनेजा जी की बातों से जो युवाओं के लिए एक संदेश निकल के आया है वो यही निकलता है कि मेरा मुझी से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। मैं संजीव जुनेजा, चंडीगढ़। मैं VIP न्यूज़ हम बनेंगे आपकी आवाज़ के सभी टीम मेंबर्स को बधाई देता हूं, और साथ ही साथ शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हर मीडिया का पहला उत्तरदायित्व है कि वो जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचाए, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप पूरी मुस्तैदी से ये काम कर रहे हैं और इसी चेतना और इसी जतन के साथ आप इस कार्य को आगे करते रहें। धन्यवाद।